गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं संदीप सर आप लोगों के बीच आज एक उत्तर प्रदेश में पुलिस की नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन को हम जानेंगे, समझेंगे और हर नियम को बिंदुवार इसकी समीक्षा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फार्म को भरने के बाद इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी फ़ीस कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम जल्द ही स्टार्ट करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसमें पुलिस की एक वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिल रही है। 2023 में एक पुलिस की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें हम इस नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लास्ट में दिसंबर का महीना है। इस महीने में हमें पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 और 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। आपसे ये आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस जो होती है, इसमें रिक्तियां कितनी हैं, पदों की संख्या क्या है। श्रेणी को हम देखते हैं। अनारक्षित श्रेणी जो है, इसमें पदों की संख्या जो है 24,102 पद हैं। कितने पद हैं? अनारक्षित में 24,102 पद हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो इसमें 6,024 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की जो हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इसमें 16,264 पद हैं। फिर अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं। अनुसूचित जाति में 12,650 पद स्थापित हैं। फिर इसके बाद 5वें क्रम पे हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी है 1,204 पद हैं। इस पे पूरे जो योग की हम बात करते हैं, इस वैकेंसी की बात करते हैं, इस वैकेंसी में पूरे 60,244 पद रिक्त हैं, जिसका हमने श्रेणीवार देखा अभी। फिर डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों लोग पात्र हैं। परीक्षा से पहले किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये सरकार ने नोटिफिकेशन में जीओ में दिया है कि परीक्षा से पहले सरकार किसी भी परिस्थिति में रिक्तियों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर, किसी भी समय, कोई भी समय हो और किसी भी स्तर का मतलब होता है कि जैसे फॉर्म अप्लाई हो रहा हो, लिखित परीक्षा हो, शारीरिक परीक्षा हो और भी कोई क्रियाएं हो, तो उस समय की बात
कर रहा है। भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। आपको ये जियो में दिया जा रहा है कि ये वैकेंसी बिना आपको कोई कारण बताए सरकार इसको निरस्त कर सकती है। फिर आगे हम देखते हैं आवेदन की समय सारणी। आवेदन किस डेट से हम आरंभ करते हैं और कब तक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि। ऑनलाइन जो है आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की तिथि जो है 27/12/2023। 27/12/2023 मतलब 27 दिसंबर 2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 16/1/2024 मतलब कि 2023 में हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे और इसका लास्ट डेट 2024 तक। 2024 का मतलब ये है कि 16 तारीख है, 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि। ये फॉर्म अप्लाई करते समय शुल्क समायोजन, शुल्क आप जो है 18/1/2024, 16 का मतलब 2 दिन और बढ़ा के 18/1/2024 तक इस फॉर्म का शुल्क अगर आप जमा नहीं कर पाए हैं तो आप शुल्क जमा कर सकते हैं। या तो अगर फॉर्म भरते समय कोई आपको त्रुटि हो गई है तो उसमें 18 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे सलाह होगी कि फॉर्म को विस्तृत जियो को पढ़ें, इसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि पहली ही बार में फॉर्म में कोई त्रुटि होने की संभावना न रह जाए। फिर आगे हम देखते हैं, बात करते हैं शुल्क की। अगर फॉर्म हम अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ शुल्क रखा गया है। ये शुल्क कितना है? तो बात जब हम शुल्क की करते हैं, आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रुपया 400 रुपये इस भर्ती के लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है, शुल्क निर्धारित किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम योग्यता की बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए पुलिस की ये जो वैकेंसी है इसमें अर्हता क्या है। अर्हता का मतलब होता है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीयता पे बात करते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। भर्ती के लिए सबसे पहले जो राष्ट्रीयता में है कि ये कहाँ का नागरिक हो, ये भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। फिर ग में हम देखते हैं भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक्स ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परंतु यह
और की श्रेणी ख के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। इस क्रम में हम आगे देखते हैं, परंतु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इन शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो। किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। डियर स्टूडेंट, ये तो बात रही राष्ट्रीयता की कि राष्ट्रीयता में हमें एक कंडीशन रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 3.2 में शैक्षिक योग्यता, आप कितने शिक्षित हों। तो इसमें हम देखते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट कि इसमें कम से कम आपको 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। जब हम आगे टिप्पणी की बात करते हैं, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट ये है कि जब आप अप्लाई फॉर्म करने जाते हैं तो उस समय आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। उनकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय आपको अंक तालिका, अंक पत्र, प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे। जैसे जिसको हम कहते हैं कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात हम करते हैं आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य लिया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमान्य अर्हताएं का मतलब होता है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने, मतलब कि 2-3 विद्यार्थी को इक्वल होने पर उन विद्यार्थियों को
वरीयता दी जाएगी जिसने DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। प्रदेश के सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। या डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC का B प्रमाण पत्र उसके पास हो। अब हम बात जब शैक्षणिक योग्यता की, राष्ट्रीयता की हो गई, शैक्षणिक योग्यता की हो गई, तो बात हम डियर स्टूडेंट आपके उम्र पे करते हैं, आपकी आयु पे करते हैं कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी आयु क्या होनी चाहिए। तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, डियर स्टूडेंट ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि 1/7/2023 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी कि आप 18 साल के हो गए हैं या नहीं हुए हैं। या तो आपकी जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 से पूर्व, 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2 जुलाई 2001 से पहले आपका जन्म न हुआ हो या 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म न हुआ हो। डियर स्टूडेंट, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात महिला अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 1998 से पूर्व, 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब डियर स्टूडेंट, अगर महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट का उम्र जो है, उसका जन्म तिथि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। परंतु जो ये डेट दी गई है इस सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु की सीमा में छूट यथार्थ प्रवृत्ति शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में, उनके उम्र में आपको शासन के नियमों के अनुसार आपको छूट रहेगी। डियर स्टूडेंट, हम आगे अब चरित्र की बात करते हैं। चरित्र की बात करते हैं कि इस वैकेंसी में चरित्र का क्या रोल होगा। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए
सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, टिप्पणी की जाती है कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति भी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको अगर दोषी सिद्ध पाया जाता है, अगर आपको पुलिस द्वारा या किसी भी द्वारा दोषी सिद्ध पाया जाता है, तब आप इस पद के लिए इस पद के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम वैवाहिक की स्थिति की बात करते हैं, विवाह के संबंध में बात करते हैं कि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि विवाह कई पुरुष कई पत्नियां से शादी करते हैं, किए रहते हैं, तो उनके लिए विशेष सूचना है कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुषों की बात की जा रही है कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि एक से अधिक आपका अगर विवाह हुआ हो या तो एक से अधिक आपके पास पत्नी हो, तो ऐसे पुरुष इस वैकेंसी में इस पद के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी। और बात महिलाओं की जब बात हम करते हैं, तो जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, ऐसे पुरुष से महिलाओं की बात जो करते हैं हम, तो महिलाएं ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में एक पत्नी जीवित हो। अगर कोई महिला किसी ऐसे पुरुष से विवाह की है कि जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, तो वो महिला इस पद के लिए पात्र नहीं है। डियर स्टूडेंट, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम में प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। डियर स्टूडेंट, इसमें कहने का तात्पर्य है, सरकार का कहना ये है कि ऐसे लोगों को इसमें छूट दिया जा सकता है कि जिसका कोई कारण हो। अगर आप कारण बता देते हैं तो आपको योग्य माना जाएगा। बात हम जब टिप्पणी की इस पे करते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह मतलब डबल विवाह या बहु विवाह करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने ऐसी गलती की है और फॉर्म आपने भरा है, तो अगर प्रोसेस चल रहा है तो किसी भी स्तर पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
डियर स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता की। बात हम अब करते हैं, पुलिस बनना है आपको तो हम शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी बन पाएंगे। तो बात हम शारीरिक स्वस्थता की करते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 क्या है? यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, योग्यता की बात हमने कर लिया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट जो ये दी गई है, बोर्ड की वेबसाइट डियर स्टूडेंट, बोर्ड की जो ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हर बारे में जानकारी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बात अब हम लिखित परीक्षा की करते हैं कि इस परीक्षा में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके क्या नियम होंगे, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें वो क्वेश्चन कितने मार्क्स से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो बात उस पर हम चर्चा करते हैं। इस वैकेंसी में माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, मतलब कहने का मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, प्रथम दृष्टि में आपका फॉर्म सही पाया जाता है, तो ऑफलाइन इसकी जो परीक्षा होगी डियर स्टूडेंट, ये सीधा आपके जियो में गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन में दिया है कि इसकी परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा की जाएगी। अगर प्रथम दृष्टया आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो आपसे ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप लिखित परीक्षा में ऑफलाइन बैठेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी, जिसकी समावधि जिसका समय 300 अंकों की होगी और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। ये जो परीक्षा आपकी
जो ये परीक्षा आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, इसमें 4 विषय होंगे। इसमें 4 विषय होंगे। 4 विषय में पहला विषय आपको सामान्य ज्ञान, पहला विषय जो है आपको सामान्य ज्ञान, दूसरा विषय जो है सामान्य हिंदी, दूसरा विषय जो है आपको सामान्य हिंदी, तीसरा सब्जेक्ट जो होगा आपको संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, आपको तीसरा जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस सब्जेक्ट पे, जो आपका इस सब्जेक्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्लास में इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करते हैं। मानसिक योग्यता 4 नंबर, जो 4 नंबर है, इसमें हम देखते हैं मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। जो 4 सब्जेक्ट आपका है डियर स्टूडेंट, 4 सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये साफ शब्द में आपको बताया गया है, आपको सूचित कर दिया गया है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी। अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपको माइनस मार्किंग दिया जाएगा। माइनस मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, मतलब कि 4 सब्जेक्ट 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 150 गुणे 2, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको दिया जाएगा। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा डियर स्टूडेंट, इस परीक्षा की हम बात करते हैं तो यह लिखित परीक्षा OMR सीट पे ली जाएगी। OMR सीट आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि ये जो परीक्षा है यह कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगी। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो ये परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में कराई जा सकती है। अगर कैंडिडेट और भी ज़्यादा हुए तो ये परीक्षा दूसरे डेट में भी कराई जा सकती है। डियर स्टूडेंट, लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसे परीक्षार्थियों में सम्मिलित होने वाले संचालित कराए जाने की दशा में ऐसे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के
प्रसामान्यीकरण हेतु, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPB 1/155/2023 दिनांक 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। जब आपकी लिखित परीक्षा संपन्न हो जाएगी तो बोर्ड द्वारा आपको उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम के बाद जो उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, उस उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति ली जाएगी कि आपको किसी भी उत्तर पे आपत्ति है तो आप आपत्ति डाल सकते हैं। आमंत्रित जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन आपत्ति आपसे प्रस्तुत की जाएगी। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, सूत्र सही उत्तर यक्ष निर्धारित अंक यदि प्रश्नों की संख्या। डियर स्टूडेंट, लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस पे टिप्पणी में लिखा गया है, टिप्पणी में आपको बताया गया है कि लिखित परीक्षा OMR सीट पे उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, उस विकल्प को आपको चुनना होगा। डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे बताया गया है कि OMR शीट जो है उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी। उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से मूल प्रति वाह एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। डियर स्टूडेंट, आपको जो OMR शीट दी जाएगी उसमें 3 प्रतियां होंगी। डियर स्टूडेंट, आपको जो OMR शीट दी जाएगी उसमें 3 प्रतियां होंगी। 3 प्रतियां में हम देखते हैं, पहली प्रति, एक प्रति जो होगी मूल प्रति, जो उसमें मूल प्रति होगी जिस पे आप गोला रंगेंगे, उसमें मूल प्रति में वाह एजेंसी, जो वाह एजेंसी। द्वितीय प्रति, वाह एजेंसी का मतलब जो एजेंसी आपकी परीक्षा कंडक्ट कराती है उस एजेंसी के पास आपका OMR का मूल प्रति उसके पास होगा। और दूसरी प्रति जो है वो बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगी। और तृतीय प्रति मतलब तीसरी प्रति जो है अभ्यर्थी की होगी।
एग्ज़ाम के बाद तृतीय प्रति अभ्यर्थी उसको अपने पास रखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया है जो मूल प्रति है जो वाई एजेंसी के पास रहेगी, अगर वो आप लेके चले जाते हैं, आपका OMR जो मूल पत्र है, वो जो आपका मूल प्रति है वो एजेंसी के पास नहीं पहुंचती है तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आपका अभ्यर्थन स्वतः वहीं निरस्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा, लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की जो वेबसाइट है UPPBPB पर उपलब्ध होगी, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको इस पॉइंट्स में बताया गया है कि लिखित परीक्षा अभिलेख की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट, आपका प्रवेश पत्र जो है बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड यथा समय आपको डाउनलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं लिखित परीक्षा अभिलेखों की। लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब आगे 4.2 में जिक्र किया गया है अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में आपको बताया गया है। लिखित परीक्षा में सफल, सबसे पहले बोर्ड के GO में जो बताया गया है कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, अभ्यर्थियों से अभिलेख की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अगर आप लिखित परीक्षा में पास कर जाते हैं, लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अभिलेखों की समीक्षा की बात हम करते हैं। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत या क्षैतिज के दावे की
पुष्टि करने वाले अधिमान, आहारता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समय उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेश के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि तदनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साक्षित गलत या कूट चरित्र पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। वह आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ बताया गया है कि अगर आपके प्रमाण पत्र में किसी भी कूट चरित्र, छल चरित्र या आपका कूट चरित्र प्रमाण पत्र पाया जाता है तो आपका अभ्यर्थन तो निरस्त किया ही जाएगा और आपको विधि के अनुरूप, जो विधि के अनुसार आपको दंड है वो आपको दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण में हम देखते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। जैसे आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए डियर स्टूडेंट, पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट की जो हम बात करते हैं कि सामान्य एवं अन्य वर्गों की अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात आपके सीने पे करते हैं। ये तो बात हाइट की हो गई कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की।
और दूसरी बात हम सीना की बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं। तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। अगर बिना फुलाए आपका चेस्ट जो मापा जाएगा वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम टिप्पणी करते हैं न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर सीने का जो है फुलाव वो अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है? ये तो बात रही पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब हम बात महिला की कर लेते हैं। महिला में डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला